प्रिय छात्रों, आइए अब हम चलते हैं इस सत्र की अंतिम निबंध की ओर, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। लेखक का नाम है धीरंजन मालवे। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेव का रहस्य सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रमन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया था। सन 1921 में वे समुद्री यात्रा पर थे। वे प्रकृति के प्रेमी थे। उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था। उनके मन में जिज्ञासा उठी, समुद्र का रंग नीला क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने पर वे विश्वविख्यात बन गए। तो आइए धीरंजन मालवे जी ने उनके बारे में और क्या क्या लिखा है उसको हम लोग जानते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे सामने उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो यह है इंट्रोडक्शन, और इसमें कहा गया है कि सीवी रमन, शॉर्टकट में हम उन्हें कहते हैं डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने समुद्र की नीलवर्णीय आभा को देख करके उसका रहस्य को सुलझाया था, और उनके पहले भी लोग उसी नील समुद्र को देखा करते थे, परंतु सबसे पहला जो दिमाग में प्रश्न उठा है वह डॉक्टर सीवी रमन के दिमाग में प्रश्न उठा और उसको उन्होंने सुलझाया था। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जवाब जब उन्होंने ढूंढ निकाला और उसको उन्होंने जब वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया, तो पूरे संसार के वैज्ञानिक चकित रह गए और उनका नाम सब कोई जान पाए कि वह भी एक बड़ा वैज्ञानिक है। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव मतलब फाउंडेशन उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। तो ये हो गया उनका बचपन के बारे में जानकारी। उन्होंने अपने ही तिरुचिरापल्ली में जो ABN कॉलेज था वहाँ पर ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और फिर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आगे MA की पढ़ाई की, तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था।
अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य कहने से जब हम किसी एक विषय के ऊपर अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और छानबीन करते हैं तो इस कार्य को शोध कार्य कहा जाता है। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था और जब भी कोई वैज्ञानिक या कोई ऐसे इंसान जो किसी विषय के ऊपर खोजबीन करता हो, उसके ऊपर कुछ लिखा हो तो उन लिखे हुए चीज़ों को शोध पत्र में निकाला जाता है। तो ऐसे ही फिलोसॉफिकल मैगजीन में रामन का पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कोलकाता में हुई। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर बताई गई कि शोध कार्य, जिस शोध छानबीन के कार्य में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के कार्य में हमेशा अपने जीवन भर वे बिताना चाहते थे। कौन? डॉक्टर सीवी रमन। पर उन दिनों इस तरह से शोध कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी बात यह भी थी कि उस वक्त जो भी प्रतिभावान छात्र थे वे सब सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे, मतलब उनको भी कोई सरकारी जॉब मिल जाए यही चाहते थे। तो रामन ने भी अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग कहने से फाइनेंस डिपार्टमेंट, अर्थ विभाग, जिसमें रुपए पैसे की जो कारोबार को परखा जाता है, देखा जाता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्हें एक अफसर का पद मिल गया और उनकी तैनाती कोलकाता में हो गई। और फिर आगे लिखा है, कोलकाता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की एक प्रयोगशाला थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एक बात बताई जा रही है जो आप लोगों के याद रखने के लायक है। तो कोलकाता में सरकारी नौकरी करते समय भी डॉक्टर सीवी रमन समय पाते ही बहू बाजार नामक एक जगह पर आते थे, जहां पर एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला कहने से लेबोरेटरी। उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत से और लगन से बनाया था, खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो ये जो संस्था बनाई गई थी, ये प्रश्न में आता है कि उस संस्था को किसने खड़ा किया था? तो यहाँ पर उत्तर है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या था? जो लोग भी विज्ञान के विषय में कुछ नई जानकारियाँ लाएं तो उनके लिए यह मदद करती थी। यह संस्था अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। मतलब ये हो गया कि उस संस्था में, उस प्रयोगशाला में जितनी सामग्रियां होनी चाहिए थी वह सब सामग्रियां वहाँ पर नहीं थी। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत करने के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता था। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। तो यहाँ पर रामन की बात कही गई है कि रामन एक अजब प्रकार के इंसान थे। उसी जो प्रयोगशाला में आकर के
उन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से, उन काम चलाऊ चीज़ों से अपना शोध कार्य पूरा कर लेते थे। और यह कहा गया आधुनिक हठ योग का उदाहरण है। मतलब हठ योग कहने से पहले ज़माने में जब ऋषि मुनि लोग अपने आप को कष्ट दे करके योग किया करते थे, इसी तरह का यह भी एक आधुनिक हठ योग के जैसा ही है। क्या कि एक तरफ तो सरकारी नौकरी करना, ऊपर से जो समय मिले उस समय में आकर के फिर शोध कार्य करना। इसलिए कहा गया कि मेहनत करने के बाद बहुबाजार की इस मामूली से प्रयोगशाला में पहुंचता वह व्यक्ति और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। तो ये सब एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आगे लिखा है कि रामन उन दिनों वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए थे। वाद्य यंत्र कहने से जो म्यूजिकल सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो देसी विदेशी कहने से अपने देश का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हुआ, हारमोनियम हो गया, इन सब के बारे में भी वे जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे और छानबीन किया करते थे कि इस तरह का धुन, इस तरह का ध्वनि किस तरह से वह निकलती है और क्या करने से और किस तरह की ध्वनि निकल सकती है, इसके बारे में भी वे छानबीन करते थे, शोध कार्य करते थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो और पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। तो ये इन चीज़ों पर उन्होंने काम किया। देखो यहाँ पर जो वायलिन, चेलो और पियानो का नाम बताया गया, ये विदेशी वाद्य यंत्र हैं। और यहाँ पर जो वीणा, तानपुरा और मृदंग, इन पर भी उन्होंने काम किया कि किस तरह से इस प्रकार की ध्वनि यहाँ पर निकलती है और उस ध्वनि के पीछे जो वैज्ञानिक रहस्य छिपा है वह क्या है, इसके बारे में उन्होंने काम किया था। आगे लिखा है, उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया कभी नहीं है। अर्थात उन दिनों यही सोचा और समझा जाता था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है वे विदेशी वाद्य यंत्रों से कहीं घटिया है। तो इस सोच को, इस भावना को उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी कोई कम नहीं है। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। तो इस तरह से उन्होंने वाद्य यंत्र पर काम किया। उसके पीछे जो कंपन, ध्वनि क्यों निकलती है? कंपन के सहारे। तो कितने कंपन होने से कितनी ध्वनि निकलती है, किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, इसके गणित पर उन्होंने काम किया जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। तो ये सारे जो उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया उनको लेकर के फिर शोध पत्र में प्रकाशित भी किया। तो इन्हीं शोध पत्र को पढ़ करके लोग रामन को जान पाए और उनके व्यक्तित्व से परिचित हो पाए और उनका नाम विश्वविख्यात हो गया। और इसके आगे का जो अनुच्छेद है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।